अस्सलामुअलैकुम। इससे पिछली वीडियोस में हमने प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स में से वूल फाइबर और दूसरे एनिमल बेस्ड हेयर फाइबर डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम सिल्क फाइबर्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिल्क फाइबर का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो वूल की तरह सिल्क फाइबर भी प्रोटीन फाइबर ही है, लेकिन सिल्क की प्रोटीन को फिब्रोइन कहते हैं। सिल्क का जो फाइबर है ये सिल्क वॉर्म यानी रेशम का कीड़ा इसको प्रोड्यूस करता है, और इसकी भी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी पुरानी है। तकरीबन तकरीबन 2500 साल कबल मसीह या बिफोर क्राइस्ट इसकी प्रोडक्शन होती रही है। और इस हवाले से ये मशहूर है कि चाइना की एक एम्प्रेस जिसका नाम यी लिंग शी हिस्ट्री में आता है, वो एक मिथिकल येलो एम्परर जो चाइना का मशहूर है, उसकी प्रिंसेस उसकी एम्प्रेस थी। तो उसने पर्सनल इंटरेस्ट लेके सिल्क इंडस्ट्री को चाइना में ग्रो किया, और फिर उसके बाद चाइना जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सिल्क के हवाले से दुनिया में उसकी सिल्क फाइबर के हवाले से मोनोपोली कायम रही। उसके बाद सिल्क का जो ट्रेड है वो दुनिया के साथ एक्सटेंसिव हुआ, और ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया उसका नाम ही सिल्क रोड पड़ गया कि चाइना का जो ट्रेड यूरोप के साथ होता था उस रूट का नाम इस सिल्क ट्रेड की वजह से सिल्क रोड पड़ गया। फिर चाइना से आहिस्ता आहिस्ता सिल्क फाइबर या सेरीकल्चर यानी रेशम के कीड़े को पालना और उससे रेशम लेना, दिस इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। तो ये सेरीकल्चर फिर चाइना से आहिस्ता आहिस्ता यूरोप, इंडिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। सिल्क फाइबर हिस्ट्री में एक लग्जरी या एक्सपेंसिव फाइबर समझा जाता रहा है, और इस वजह से ये रिच या रॉयल फैमिलीज़ इसको ज़्यादा इस्तेमाल करती रही हैं। सिल्क की अगर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना आज भी पहले नंबर पे है इस लिस्ट में, जो कि इस सोर्स से ली गई है। आप देख सकते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ पहले नंबर पे है। उसके बाद चाइना सिग्निफिकेंट, इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन कर रहा है, और उसके बाद जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो थोड़ी प्रोडक्शन के साथ लिस्ट में नेक्स्ट नंबर्स पे हैं। तो सिल्क वॉर्म की अगर बात करें तो ये आजकल जो दुनिया में, बल्कि जो मेजॉरिटी ऑफ द सिल्क है वर्ल्ड में, वो मलबरी सिल्क है। सिल्क वॉर्म इज़ द कैटरपिलर बिलोंगिंग टू द स्पीशीज़ बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी जो स्पीशी है उससे ये ताल्लुक़ रखता है। सिल्क वॉर्म फीड्स ओनली ऑन लीव्स ऑफ मलबरी ट्री। तो ये जो शहतूत का दरख्त होता है जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, इसके पत्ते इस सिल्क वॉर्म की खुराक होते हैं कि रेशम का कीड़ा ये पत्ते खाता है, और यही वाद इसकी खुराक है। और मेजॉरिटी ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड इज़ दिस मेलबरी सिल्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई बॉम्बिक्स मोरी सिल्क वॉर्म विच फीड्स सोलली ऑन मेलबरी ट्रीज़, जिसकी खुराक सिर्फ ये मेलबरी के पत्ते होते हैं। तो अगर इसकी हैचिंग की बात करें तो जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स हैं, इसको हैच करना है, इट इट स्टार्ट्स एज सुन एज द लीव्स अपीयर ऑन द मलबरी ट्रीज। जैसे ही शहतूत के दरख्त पे पत्ते आते हैं, इसकी सिल्क वॉर्म की रियरिंग शुरू हो जाती है। तो जो सिल्क मॉथ एग देती है वो एक स्पेशल पेपर के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर वो अंडे लिए जाते हैं। एग्स फ्रॉम द मॉथ दैट वर स्टोर्ड इन कोल्ड इन विंटर आर वार्म्ड फॉर हैचिंग। और इन एग्स को जो कि सर्दियों में स्टोर कर लिए जाते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, इनको वार्म किया जाता है, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया जाता है ताकि इनकी हैचिंग हो सके। तो सिल्क मॉथ लेज एग ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड पेपर, इट गिव्स 500 और मोर एग्स इन 4 to 6 days एंड देन फाइनली डाइज। तो 500 या इससे ज़्यादा अंडे देने के बाद 4 से 6 दिन के अंदर सिल्क मॉथ मर जाती है। फिर 100 एग्स वे अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम। तो तकरीबन 100 जो अंडे हैं वो उनका वज़न तकरीबन 1 ग्राम तक होता है। इन एग्स को विंटर में 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टोर किया जाता है, और जब इनकी हैचिंग करनी हो तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया जाता है। 30,000 वॉर्म्स कैन बी हैच्ड फ्रॉम 1 ounce ऑफ द एग्स। अगर आपके पास 1 ounce एग्स हों तो उससे 30,000 तक वॉर्म्स हैच हो सकते हैं। दे कैन ईट टन्स ऑफ मलबरी लीव्स। और ये जो 30,000 वॉर्म्स होंगे ये टन्स ऑफ मलबरी लीव्स खा जाएंगे, और उसके बाद आपको 12 पाउंड तक रॉ सिल्क देंगे। तो इतनी ज़्यादा पत्ते खाने के बाद आपको 12 पाउंड
यानी कि तकरीबन 4 साढ़े 4 या 5 kg आपको रॉ सिल्क मिलेगी। हैचिंग इज़ डन इज ट्रेज इन ट्रेज, तो ये जो अंडों से कीड़े का निकलना है ज़्यादातर ये प्रोसेस ट्रेज में किया जाता है। ये एग से हैचिंग हो रही है कीड़े की। तो आफ्टर हैचिंग सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन फ्रेश मलबरी, जब इनकी हैचिंग हो जाती है तो साथ ही इनकी फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दे फीड डे एंड नाइट एवरी हाफ एन आवर अनटिल दे गेट फैट एंड स्टॉप फीडिंग। तो ये दिन और रात खाते रहते हैं हत्ता कि ये 25 से 30 दिन के बाद जब ये सफिशेंट इनकी फीडिंग हो जाती है तो ये काफ़ी मोटे ताज़े हो जाते हैं। तो तकरीबन 10,000 टाइम्स तक इनकी ग्रोथ हो जाती है अपने वेट के अप्रॉक्सीमेटली। तो फिर ये फीडिंग इनकी रुक जाती है। वाइट मलबरी जो दरख्त जो शहतूत है ये रेड भी होता है। तो वाइट मलबरी जो शहतूत है वाइट का सफ़ेद शहतूत वो इनकी प्रेफर्ड खुराक होती है। तो जो हर रेशम का कीड़ा है सिल्क वर्म है वो 22 ग्राम तक लीव्स खा जाता है और उसमें जो नाइट्रोजिनस इनटेक है उसकी वो 70% तक वो सिल्क में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर 1 kg सिल्क लेनी हो तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 7 kg ऑफ कोकून्स। रेशम का कीड़ा बेसिकली जब रेशम बनाता है तो वो कोकून्स की फॉर्म में बनाता है और ये कोकून्स अगर आपके पास 6 से 7 kg हों तो इनसे 1 kg तक रेशम निकलता है। और ये से 6 से 7 kg कोकून लेने के लिए 104 किलोग्राम तक मलबरी लीव्स सिल्क वॉर्म्स को फीड करने पड़ेंगे। और इन लीव्स का जो सॉलिड कंटेंट है वो तकरीबन 26% तक होता है। तो जो इनटेक नाइट्रोजनस मटेरियल की ये लेते हैं उसका 70% तक ये सिल्क में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि तकरीबन आफ्टर अबाउट 35 डेज सिल्क वॉर्म्स आर रेडी टू स्पिन कोकून्स। 35 हैचिंग के बाद 35 दिन तक खाने के बाद ये रेडी हो जाते हैं कि कोकून्स बनाएं, सिल्क बनाएं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड सिल्क वॉर्म चेंजेस 4 to 5 स्किन्स। तो अपनी इस प्रोसेस के दौरान जो सिल्क वॉर्म है वो 4 से 5 दफ़ा अपनी स्किन बदलता है और इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। तो 4 से 5 मोल्टिंग्स होती हैं कि अंडा दिया, अंडा देने के बाद इसमें से लार्वा निकला, लार्वा के बाद इसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ में इसकी 4 दफ़ा इसकी स्किन चेंज हुई या 4 मोल्टिंग्स हुई। उसके बाद इसने कोकून बनाया, कोकून बनाने के बाद फिर ये प्रोसेस ये ऐसे चलता रहता है। और इस स्टेज को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये जो साइकिल है इसका इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसमें जो रेशम हम लेते हैं टेक्सटाइल एप्लीकेशंस के लिए वो प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है कि अंडों से कीड़ा निकलता है, कीड़ा फिर वो ग्रो करता है। 4 मोल्टिंग्स के बाद वो इतना ग्रो कर जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द ये रेशम बुनता है। रेशम बुनने के बाद जब ये 4 से 5 दिन में ये अपने इर्द गिर्द रेशम बुन चुकता है तो ये कोकून ऐसे मुकम्मल हो जाता है। इस कोकून को काट के देखें तो इसके अंदर ये जो कीड़ा है ये इसके अंदर ऐसे इंट्रैप होता है। तो अब जब ये कोकून बन चुकता है तो उसके बाद फिर 2 तरीके होते हैं। एक तो ये यही वाला साइकिल कि ये दोबारा से इसके अंदर ये जो कीड़ा है ये इसको तोड़ के बाहर आए और फिर दोबारा से अंडे दे और प्रोसेस चलता रहे। और दूसरा ये होता है कि इसको आप इसमें से रेशम निकाल लें और टेक्सटाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर लें। तो दोनों रूट हैं। इस रूट में अगर जाएंगे तो ये अंदर जो कीड़ा है वो किल हो जाएगा, अगर इस रूट में जाएंगे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कोकून स्पिनिंग की बात करें तो जब ये स्पिन करता है व्हेन सिल्क वॉर्म इज़ रेडी टू स्पिन द कोकून इट्स सिल्क ग्लैंड प्रोड्यूस अ जेली लाइक सब्सटेंस। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस अपने स्पिनर से कीड़ा निकालता है विच हार्डन्स व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस जब एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो सॉलिड बन जाती है, सॉलिड बनती है तो सॉलिड फिलामेंट बन जाता है। सिल्क वॉर्म टेक्स 3 to 5 days टू स्पिन अ कोकून अराउंड इटसेल्फ अंटिल इट बिकम्स अ पफी बॉल। तो 3 से 4 दिन के अंदर ये कोकून मुकम्मल कर लेता है और जब कोकून मुकम्मल होता है तो इस तरह का ये पफी बॉल सा बन जाता है जैसा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अब ये जो कोकून स्पिन करता है कीड़ा इसके लिए जो इस नॉर्मल तरीका अख्तियार किया जाता है कि ये एक वुडन या स्ट्रॉ का बना हुआ फ्रेम होता है जो कि इसकी ट्रेज़ के अंदर उन ट्रेज़ के अंदर जिसमें इसको शहतूत के पत्ते डाले जाते हैं उनके अंदर ये फ्रेम्स रख दिए जाते हैं।
तो सिल्क का कीड़ा अब चूँकि उसकी फीड रुक चुकी होती है, तो वो फिर इसमें आके ये जो चैनल से बने हुए हैं, इसमें आके ये इस तरीके से रेशम कोकून बुनना शुरू कर देता है। और ये अपने मुंह से अपने इर्द गिर्द 8 जैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में ये ग्लैंड ये निकालता है रेशम, और इस तरीके से ये कोकून बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वुडन फ्रेम्स वर्टिकली अरेंज किए गए हैं। तो ये जो सेरीकल्चर के शेड्स होते हैं, उनमें मुख्तलिफ इसकी अरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ पे ये शेड दिखाए गए हैं सेरीकल्चर के। ये हॉरिजेंटली ले किए गए हैं इन रोज़, यहाँ पे वर्टिकल ट्रेस पड़ी हैं। तो ये मुख्तलिफ शेड्स हैं जिनमें शहतूत के पत्ते हैं, और ये गिड़े आपको इनके ऊपर पलते हुए नज़र आ रहे हैं। जब इनकी फीडिंग रुकेगी तो इनके ऊपर ये वुडन फ्रेम रख दिए जाएंगे, जिसमें फिर ये इस तरीके से कोकून बनाएंगे। अब अगर ये इसकी जो अगर हम स्पिनरट देखें, तो यहाँ पे ये इसकी स्पिनरट से ये फिलामेंट निकाल रहा है। तो ये फिलामेंट एक नहीं दो होते हैं। तो ये फिब्रोइन, दो फिब्रोइन निकालता है। और ये जो फिब्रोइन होते हैं, ये इनके इर्द गिर्द एक सेरिसन होती है जो कि नॉन फिब्रस प्रोटीन है, वो इसको फिलामेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो कीड़े के अंदर ये जो पाथ है जहाँ से ये निकलता है, ये इसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दो फिब्रोइन अपने स्पिनर से निकालता है, तो दोनों का पाथ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो उसके बाद कोकून बना दिए सिल्क के कीड़े ने। अब आपने इनसे रेशम का फिलामेंट लेना है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि तकरीबन जब कोकून बन जाते हैं, तो द कोकून स्पन बाय सिल्क वर्म आर रेडी फॉर अनवाइंडिंग आफ्टर 8 to 9 डेज ऑफ पुटिंग देम इन ड्राई एंड वार्म प्लेस। तो उनको ड्राई और वार्म प्लेस पे स्टोर करने के बाद 8 से 9 दिन के बाद उनको आप अनवाइंड कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज कोकून्स आर स्टीम्ड और बॉयल्ड टू किल द वर्म और प्यूपा। अब चूंकि आपने इनसे फिलामेंट ले लेना है, तो आपको ये जो अंदर इसके कीड़ा है, ये अगर ज़िंदा रहेगा तो ये इस कोकून को तोड़ के बाहर आएगा, जिससे कोकून डैमेज हो जाएगा, फिलामेंट भी डैमेज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसको फिर क्या करते हैं, इसको स्टीम देते हैं या बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, तो कीड़ा अंदर मर जाता है। और जो इंटायर कोकून होता है, उससे आपको फिलामेंट की फॉर्म में सही सलामत आपको एक फिलामेंट मिल जाता है, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोकून डैमेज नहीं हुआ होता। तो बॉइलिंग वाटर में आप डालते हैं, और वहाँ से आप इसको इसमें से एक एक कोकून से फिलामेंट लेके उसको आप वाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो सम सिल्क वर्म्स आर मेटामॉर्फोज्ड इनटू मॉथ्स टू ब्रीड नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कैटरपिलर। कुछ जो सिल्क वर्म हैं, उनको उनको आप नहीं इस तरीके से बॉइलिंग वाटर में डालते, उनको किल नहीं करते, वो इसको फाड़ के बाहर निकलते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे वो ये डैमेज किया उसने, और उसके बाद ये बाहर आ रहा है सिल्क मॉथ। तो इस तरीके से ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन फिर ये अंडे देगा दोबारा से, और इसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसकी जो अनवाइंडिंग है, उसके लिए क्योंकि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, तो अगर लोगों ने घरों में पाले हों तो वो इस तरीके से, और अगर इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाई हो, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीलिंग है, जो अनवाइंड करना है कोकून को, या इसकी रीलिंग का प्रोसेस है, वो एक फ्रेम के ऊपर हो रहा है। और इस प्रोसेस सेम है कि फॉर अनवाइंडिंग द कोकून्स आर डिप्ड इन हॉट वाटर और टू लूजन द फिलामेंट्स इन कोकून्स। हॉट वाटर में डालते हैं, जिससे जो सेरिसिन है वो चूँकि वाटर सॉल्युबल होती है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है उससे कोकून, बॉइलिंग वाटर में डालने से। तो उससे फिर जो अनवाइंडिंग है वो ईजी हो जाती है। और जो इसका फ्री एंड होता है, उसको लेने के लिए अ रिवॉल्विंग ब्रश फिक्स द फ्री एंड ऑफ द फिलामेंट फ्रॉम कोकून। कंटिन्यूस फिलामेंट ऑफ सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून। तो इस तरीके से कंटिन्यूस फिलामेंट मिलता है हमें, और इस कंटिन्यूस शाइनिंग फिलामेंट से आप लग्जरी टेक्सटाइल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोकून को अनवाइंड करके उससे फिलामेंट लेते हैं। अब क्योंकि ये जो सिल्क वर्म सिल्क निकालता है, वो फिब्रोइन दो फिलामेंट की फॉर्म में होती है, और दोनों फिलामेंट्स एक सेरिसिन का कवर होता है इनके ऊपर, और सेरिसिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होती है, जो कि सिल्क को प्रोटेक्ट करती है। तो ये आप रिमूव कर देते हैं बाद में, लेकिन ये ज़्यादातर रिमूव की जाती है फैब्रिक बनने के बाद, क्योंकि फैब्रिक बनाने के लिए हमें धागे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जैसा कि हम कॉटन का भी जो धागा होता है उसकी साइजिंग करते हैं, उसके ऊपर साइज़ एजेंट अप्लाई करते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए और वो लूम के ऊपर टूटे ना, स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके। तो इसी तरीके से ये जो सैरिसन है, ये तो कुदरती एक साइज़ मौजूद है। तो इसको फिर कपड़ा बनाने से पहले उतारने की बजाय कपड़ा बुनने के बाद उतारा जाता है या रिमूव किया जाता है, ताकि ये इसकी प्रोडक्शन बरकरार रहे। तो सिल्क फाइबर
कि अगर कंपोजिशन की बात करें तो जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि ये प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। तो अमीनो एसिड, वो वाले अमीनो एसिड जो सिल्क फिब्रोइन में मौजूद होते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इस लिस्ट पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन, जो पहले 3 अमीनो एसिड हैं, वो तकरीबन मिल के 70% तक बना देते हैं। और ये जो तीनों अमीनो एसिड्स हैं, इनकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज आर स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। और इनके और चूँकि पॉलीमेरिक चेन्स इन्हीं के पॉलीमराइज़ होने से बनी हैं, बैकबोन इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर मुश्तमिल है, बाकी तो थोड़े-थोड़े हैं। तो इनका इनका साइज़ का छोटा होना, इससे ये होता है कि जो पॉलीमेरिक चेन्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक होने की टेंडेंसी रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे स्ट्रॉन्गर फिलामेंट बनता है। तो जैसा कि मशहूर है कि फिलामेंट फिलामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ की ये रीज़न है। और ये चीज़ इसके स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी का कम होना, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, जो अब हम इसका सिल्क फिब्रोइन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसमें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी कंपोजिशन होती है 70% तक, ये 3 अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये अमीनो एसिड, इनका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ साइड चेन होती है। ये साइड चेन लेंथी होती है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप, छोटा ग्रुप, और यहाँ पे ये मिथाइल अल्कोहल, ये ग्रुप एक नज़र आ रहा है। तो ये सारे तीनों छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। तो इन छोटे ग्रुप्स का मतलब ये है, हमने वूल के केस में भी ये डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में, कि जो साइड चेन्स होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को बड़ा इन्फ्लुएंस करती हैं मॉलिक्यूल्स की, फिजिकल और केमिकल दोनों। तो ये तो यहाँ पे तो साइड चेन्स हैं ही बड़ी छोटी, तो इसका भी असर हमें इसके स्ट्रक्चर में नज़र आएगा, जो कि स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर के डिस्कशन के साथ दोबारा मिलते हैं।